आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन टाइम साइकिल पर। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इससे पहले के वीडियो में हमने स्वर संधि और हल संधि के बारे में विस्तार से पढ़ लिया था। आज हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। विसर्ग संधि किसके बारे में? विसर्ग संधि के बारे में। विसर्ग संधि की परिभाषा लिखें तो जब विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन वर्ण का मेल हो, किसी स्वर अथवा व्यंजन वर्ण का मेल हो तो वहाँ विसर्ग संधि मानी जाती है। तो वहाँ विसर्ग में होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि कहते हैं। मैंने ये कहा कि जब विसर्ग के बाद में किसी स्वर अथवा व्यंजन वर्ण आ जाए तो पूर्व विसर्ग में परिवर्तन होगा और उस परिवर्तन को कहेंगे विसर्ग संधि। जैसे कि मैंने लिखा नमः प्लस ते, यहाँ विसर्ग में परिवर्तन हो जाएगा, से आदेश हो जाएगा तो बना नमस्ते। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? से आदेश, तब नमस्ते बना। जैसे कि पुनः प्लस च बराबर पुनश्च बना। पुनश्च ये भी विसर्ग के स्थान पर सरगम वाला से आदेश हुआ है या तालव्य से आदेश हुआ है। इसी प्रकार से मन है प्लस योग बराबर मनोयोग। यहाँ पर उत्व विसर्ग संधि है और इस विसर्ग के स्थान पर ओ आदेश हुआ। पहले उ होगा, बाद में ओ में परिवर्तित हो जाएगा, गुण रूप एक आदेश होगा। तो मैंने कहा कि विसर्ग में परिवर्तन होगा। विसर्ग के बाद या तो स्वर आएगा या व्यंजन वर्ण आएगा। विसर्ग के बाद व्यंजन है, विसर्ग के बाद व्यंजन है, विसर्ग के बाद व्यंजन है। तो विसर्ग के बाद या तो स्वर आए या व्यंजन वर्ण आए तो विसर्ग में परिवर्तन होगा और उस परिवर्तन को कहेंगे विसर्ग संधि। आगे देखें विसर्ग संधि के भेदों में। तो मुख्य रूप से जो विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि के भेदों को समझें तो विसर्ग संधि में पहली तो है सत्व विसर्ग। भेद समझें, भेदा। तो पहली है सत्व विसर्ग, दूसरी है उत्व विसर्ग, तीसरी है सत्व उत्व और रुत्व विसर्ग। उसके बाद चौथे नंबर पर आती है विसर्ग। चौथे नंबर पर विसर्ग लोप संधि आती है और पांचवें नंबर पर विसर्ग लोप दीर्घ संधि आती है। विसर्ग लोप दीर्घ संधि आती है और छठवें नंबर पर अहन शब्द की संधि आती है। अहन शब्द की संधि आती है। तो इस तरह से मेरे मुख्य रूप से तो चार ही भेद हैं, लेकिन विसर्ग लोप दीर्घ संधि ये भी शामिल किया जाता है और अहन शब्द की संधि भी शामिल की जाती है। तो सबसे पहले देखें सत्व विसर्ग संधि को। सत्व विसर्ग संधि में नंबर 1 सत्व विसर्ग संधि। ध्यान से समझेंगे सत्व विसर्ग संधि। इसका सूत्र है विसर्जनीयस्य सह। सूत्र है विसर्जनीयस्य सह। इसका सूत्र है विसर्जनीयस्य सह।
यानी कि विसर्ग के बाद यदि खरवर्ण आ जाते हैं, विसर्ग के बाद यदि खरवर्ण आ जाते हैं तो विसर्ग को स में बदलते हैं। मैंने एक ही से बताया है, विसर्ग के बाद यदि खरवर्ण आ जाते हैं तो विसर्ग को स में बदलते हैं। विसर्ग के बाद यदि च छ आ जाते हैं, खर में कौन कौन से वर्ण आते हैं, खर में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ख फ छ ठ थ च ट त व, और क प य स स और र, ये वर्ण खर में शामिल किए जाते हैं। इन्हीं वर्णों में से यदि विसर्ग के बाद च छ आ जाता है, विसर्ग के बाद च छ आ जाता है तो विसर्ग से नियस्य से विसर्ग के स्थान पर स होता है, जो कि बाद में स्तो इष्टुना सूत्र से, स्तो इष्टुना इष्टु इस सूत्र से स को सरगम वाले स में परिवर्तित कर दिया जाता है। उसके बाद में 3 नंबर में देखें तो विसर्ग के बाद यदि ट और ठ आते हैं तो विसर्ग को स में बदलते हैं, लेकिन बाद में इष्टु से इस स को बदलते हैं तालव्य पुष्प मूर्धन्य स में परिवर्तित कर देते हैं। उदाहरणों से समझें, जैसे कि पहला बताया मैंने लम्हे प्लस ते, विसर्ग के बाद खरवर्ण आ रहे हैं और खरवर्ण में मैंने जो लिखाए हैं इनको छोड़कर यदि आ रहे हैं तो उस स्थिति में विसर्ग को स में बदल देंगे। अब देखो च छ आ रहा है, ट ठ आ रहा है, यहाँ पर इन चारों में से एक भी नहीं है, इस तय वर्ण है, तय आ रहा है इसमें ये ना, इसलिए इससे पहले विसर्ग के स्थान पर स आदेश कर देंगे और शब्द बनेगा नमस्ते। इसी प्रकार यदि हम देखें धनुः प्लस टंकार लिखें, अब विसर्ग के बाद ट आ रहा है तो विसर्ग पहले स में बदलेगा, फिर इष्टु सूत्र से स को मूर्धन्य स में बदल देंगे। तो पहला बना धनुष प्लस टंकार, अब बाद में इष्टुना लगा करके और शब्द बन जाएगा धनुष टंकार। आगे देखें जैसे कि पुनः प्लस च, विसर्ग के बाद च आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य से हो जाएगा पुनश्च बना। इसी प्रकार से शिरः प्लस त्राणम तय आ रहा है विसर्ग के बाद में तो बना शिरस्त्राणम, किससे, कर वसानयो विसर्जनीय है से पहले से आदेश होगा, अब इष्टुना सूत्र लगेगा, उससे भी यहाँ से ही आदेश होगा, यानी लगेगा ही नहीं है सूत्र। यदि इसके बाद में ट आ जाता है, च आ जाता है तो इष्टुना लगेगा, ट आ जाता है तो, और यदि च आ जाता है तो इष्टुना सूत्र लगेगा। जैसे कि ज्योति प्लस चक्रम बराबर ज्योतिष चक्रम, यहाँ पर भी से आदेश सलगम वाला से आदेश होगा, क्योंकि बाद में क्या रहा है च। तो मैंने एक बात याद रखो, एक बात बताई कि विसर्ग के बाद में यदि खर आते हैं, विसर्ग के बाद में दूसरी बात बताई छ आते हैं, तीसरी बात बताई विसर्ग के बाद में ठ आते हैं, यानी कि इनको छोड़कर इनमें से कोई सा भी आ जाए। खरवर्ण मैंने बता दिए थे कौन से होते हैं, ख फ छ ठ थ च ट त व क प य स स सर और हल।
तो इनको छोड़कर कोई से आते हैं तो विसर्ग के स्थान पर से करना है, और यदि विसर्ग के बाद में ये आते हैं तो सरगम वाला से करना है, और टेढ़े आते हैं तो मूर्धन्य से आदेश करना है विसर्ग के स्थान पर। अगला सूत्र है वासरी। अगला सूत्र है वासरी, और ये कह रहा है कि विसर्ग के बाद सर आ जाते हैं, विसर्ग के बाद में सर आ जाते हैं। अब सर कौन से सर हैं? स और स, ये सर हैं। विसर्ग के बाद सर आ जाते हैं तो विकल्प से विसर्ग ही रहता है, यानी कि विसर्ग के बाद सर आ जाते हैं तो विसर्ग के स्थान पर सर ही होता है, या विकल्प से विसर्ग ही रहता है, या विकल्प से विसर्ग ही रहता है। ये वासरी सूत्र कह रहा है कि विसर्ग के बाद सर आने पर, यानी इनमें से कोई भी आने पर विसर्ग के स्थान पर सर ही आदेश हो जाता है। सर क्या मतलब? से और से ही आदेश हो जाएगा, यानी बाद में से आएगा तो से हो जाएगा, ये मूर्धन्य से आएगा तो मूर्धन्य से हो जाएगा, तालव्य से आएगा तो तालव्य से हो जाएगा। जैसे यशः प्लस शरीरम, जैसे यशः प्लस शरीरम, यशः प्लस शरीरम। अब इसके दो रूप बनेंगे, या तो विसर्ग ही रहने देंगे या विसर्ग के स्थान पर तालव्य से कर देंगे। तो बना यशः शरीरम, यशः शरीरम, और या बनेगा यशः शरीरम। ये तो बना किससे? विकल्प से, और ये बना इस वासरी सूत्र से। जैसे कि दूसरा देखें, चतुः प्लस षष्ठी, चतुः प्लस षष्ठी बराबर चतुष, बाद में मूर्धन्य से है तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य से हो जाएगा चतुष्षष्ठी, या बनेगा चतुः षष्ठी। ये विकल्प से है और ये वासरी सूत्र से है। तो ये वासरी सूत्र कह रहा है कि विसर्ग के बाद में सरवर्ण आने पर विसर्ग के स्थान पर सर ही आदेश हो जाता है, यानी कि विसर्ग के स्थान पर तीनों से में से पश्चात बाद में आने वाले शब्द के पहले कौन सा से है उसके आधार पर विसर्ग के स्थान पर वही से आदेश हो जाएगा। यानी मान लीजिए विसर्ग के बाद में से आ रहा है तो इस विसर्ग के स्थान पर सरगम वाला ही से करेंगे। मान लीजिए विसर्ग के बाद ये से आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य से करेंगे। मान लीजिए विसर्ग के बाद में दंत से आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पर दंत से ही आदेश करेंगे। और दो स्थितियां हैं, विसर्ग के स्थान पर तालव्य से, विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य से, विसर्ग के स्थान पर दंत्य से, या विसर्ग ही रहने देंगे विकल्प से। तो वासरी सूत्र समझ में आ गया होगा। विसर्ग के स्थान पर क्या करना है? से आदेश करना है। इसके बाद अगला सूत्र है सरपरे विसर्जनीय। सरपरे अगला सूत्र है सरपरे विसर्जनीय, विसर्जनीय, सरपरे विसर्जनीय। ये कह रहा है कि विसर्ग के बाद खर आ जाए। तो वही बात आ रही है पहली वाली, विसर्ग के बाद क्या आ जाए? खर, और उसके बाद क्या आ जाए? सर आ जाए। विसर्ग के बाद खर आ जाए और विसर्ग के बाद सर आ जाए। जब किसी विसर्ग के बाद में खर और खर के परे सर आए तो विसर्ग में ही रहेगा। जैसे कि कहे प्लस सरुहु। मैंने एक बात याद रखो, मैंने कहा कि खर आने पर विसर्ग को श में बदल देते हैं, लेकिन खर आ जाए और खर के बाद में सर आ रहा हो, जैसे कि ये तो खर है आधा,
तय, तय क्या है खर, और खर के बाद में क्या आ रहा है स, ये क्या है सर। तो ऐसी स्थिति में विसर्ग ही रहेगा खर के। सर आए तो विसर्ग विसर्ग में ही रहेगा, विसर्ग में परिवर्तन नहीं करना है, से नहीं करना है। तो ये बनेगा कहत सरु, कहत सरु, क्या बना कहत सरु बना, कहत सरु ही बनेगा। धना धन शोभन, धना धन शोभन, धना धन शोभन। अब ये आ रहा है क्या खर आ रहा है, क्या आ रहा है इसमें, क्या में आ रहा है ना खर, ये खर है। और उसके बाद क्या बोल रहा है से, बोल रहा है से क्या है सर है। इसी में क्या और से से बनाए शो, क्या और से बनाए श। तो क्या आ रहा है पहले खर आ रहा है, बाद में क्या आ रहा है सर। अब विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे और शब्द बनेगा धना धन शोभन, धना धन शोभन। एक बात विशेष रूप से याद रखें कि विसर्ग के बाद खर आ रहा हो तो तीनों से आदेश होते हैं, दंत्य से, मूर्धन्य से और तालव्य से। लेकिन खर के बाद यदि सर आ रहा हो, लेकिन खर के बाद यदि क्या आ रहा हो सर आ रहा हो, तब विसर्ग में परिवर्तन नहीं करना है, विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा। ये कौन कह रहा है सर परे विसर्जनीय, सर परे विसर्जनीय, सर परे विसर्जनीय। सर परे, सर का मतलब सर परे होने पर विसर्जनीय विसर्ग ही रहता है। सर परे, सर परे इसका मतलब है सर परे, सर प्रत्याहार परे रहने पर, किसके परे रहने पर खर के परे रहने पर। सर खर प्लस सर आ जाए, खर मैंने बता दिया खफ छठ चट तब तबय सर हल, सर यहाँ तक है क्या है खर, और उसके बाद आ जाए सर सर ये आ जाते हैं, खर के बाद में सर आ जाता है, तब विसर्ग में परिवर्तन नहीं करना है, विसर्ग का विसर्ग ही आदेश रहेगा। अगला देखिए, अगला वार्तिक है खर परे सरी व विसर्ज लोपो वक्तव्यम। वार्तिक, वार्तिक है खर परे, खर परे, खर परे सरीवा, सरीवा, कर परे सरीवा विसर्ग लोपो वक्तव्यम, विसर्ग लोपो वक्तव्यम, विसर्ग लोपो वक्तव्यम। कर परे सरीवा विसर्ग लोपो वक्तव्यम, कर परे सरीवा विसर्ग लोपो वक्तव्यम। इसका मतलब ये है कि विसर्ग हो पहले, पहले क्या हो, पहले क्या हो विसर्ग, और विसर्ग के बाद क्या आ जाए सर, उल्टा हो जाए। पहले मैंने उसी ऐसा बताया था खर पहले और सर बाद में, अब खर सर पहले और खर बाद में आ जाए, ऐसी स्थिति हो तो विसर्ग के बाद सर खर वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर स आदेश होता है। ऐसी स्थिति होने पर यानी विसर्ग के बाद खर और खर के बाद यदि सर आता है, तब इस विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा। लेकिन खर, लेकिन ये जो सर पहले आ जाए और खर बाद में चला जाए, सर पहले और खर बाद में चला जाए, तब विसर्ग के स्थान पर सर ही आदेश करना है। जैसे कि उदाहरण से समझें, राम प्लस स्थाता, राम प्लस स्थाता। अब बता दीजिए मुझे, पहले सर आ रहा है और बाद में क्या आ रहा है खर, खर में तो है ख फ छ ठ आ रहा है ना, ये खर है और ये सर है, तब इस विसर्ग के स्थान पर सर ही आदेश करेंगे। बाद में ये वाला से है इसलिए विसर्ग के स्थान पर दंत्य से ही आदेश करेंगे, तो बन जाएगा रामस था, रामस था, दो से बन जाएंगे।
रामस्थाता। अब वासरी सूत्र क्या कह रहा है? वासरी सूत्र ने क्या कहा था, एक बार समझिए कि वासरी सूत्र ये कह रहा था कि विसर्ग के बाद में स स स आ जाता है तो विसर्ग के स्थान पर स कर देते हैं विकल्प, और विकल्प से विसर्ग ही रहेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर वासरी सूत्र भी लग रहा है ना, वासरी सूत्र लग रहा है, यानी कि विसर्ग के बाद सर आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग भी छोड़ते हैं। ये तो हो जाएगा किससे? ये तो हो जाएगा खर परे खरी व विसर्ग लोको वक्तव्यम। अब यदि हम इसी को बनाए राम स्थाता तो बना वासरी से, तो वासरी सूत्र लगा और राम स्थाता ये तो बन गया विसर्ग विसर्जनीय से सहसे, ये तो बना विसर्जनीय सहसे। और ये क्या कह रहा है कि विसर्ग के स्थान पर सही आदेश करेंगे। और खर परे सरीवा से बना रामस्थाता, ये किससे बना? ये बना इस वाक्य से। खर परे सरीवा, खर परे होने पर सरीवा सरी के विसर्ग लोप हो वक्तव्यम, विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग का क्या कर देंगे? लोप कर देंगे। लेकिन ऐसे नहीं करेंगे कि डायरेक्ट विसर्ग का लोप, पहले तो करेंगे स, फिर इस स का लोप कर देंगे किससे? खर परे सरीवा विसर्ग लोपो वक्तव्यम से। पहले तो स करेंगे और स के बाद में उस स का लोप कर देंगे। ये कह रहा है विसर्ग लोपो वक्तव्यम, विसर्ग का लोप कर देते हैं, यानी कि सर आ जाए और उसके बाद में खर आ जाए तो विसर्ग का लोप कर देंगे। खर आ जाए और बाद में सर आ जाए तो उस स्थिति में विसर्ग विसर्ग में ही रहेगा, लोप नहीं होगा। जैसे कि अगले देखें, अंतः प्लस स्थः। सबसे पहले अंतः स्थः, सबसे पहले लिखेंगे विसर्जनीयस्य सह से विसर्ग को किसमें बदल देंगे? अंतस्थः, बदल गया। अब लिखेंगे खर परे सरीवा विसर्ग लोपो वक्तव्यम, विसर्ग लोपो वक्तव्यम, विसर्ग लोपो वक्तव्यम से जो ये विसर्ग आ रहा है, इस विसर्ग का हमने से किया, इसका लोप कर देंगे तो बना अंतस्थ। अब वासरी सूत्र क्या कह रहा है? वासरी सूत्र ये कह रहा है कि यदि हम इसमें वासरी सूत्र लगाएं तो विकल्प से विसर्ग ही रहेगा, विकल्प से विसर्ग ही रहेगा और से आदेश भी करवाता है। तो वासरी सूत्र लगाते हैं तो भी अंतस्थ बनता है, और विसर्जनीय से लगाते हैं तो भी अंतस्थ बनता है। लेकिन वासरी सूत्र दो का प्रत्यारोपण करता है, एक तो बनाता है विकल्प, और विकल्प बनाएगा तो क्या बनेगा? अंतस्थ। विकल्प बनाएगा तो अंतस्थ। और यदि वासरी सूत्र ही लग करके शब्द बनता है तब बन जाएगा अंतस्थ। फिर इसमें लग जाएगा खर परे सरीवा से, इस से का लोप हो जाएगा और शब्द बनेगा अंतस्थ। अगला देखें, अगला सूत्र है कुपवो। अगला सूत्र देखें, कुपवो अर्ध विसर्ग के, फिर अर्ध विसर्ग पहुंच, कुपवो अर्ध विसर्ग के, अर्ध विसर्ग पहुंच। ये अर्ध विसर्ग आधे विसर्ग है, पूरा विसर्ग तो ऐसे बनता है
पूरा विसर्ग तो ये हो गया, अर्ध विसर्ग ये आधा और ये आधा, और ये क्या है अर्ध विसर्ग, आधा विसर्ग। ह्रस्व ए स्वर हो, पहले क्या हो ह्रस्व ए स्वर हो, ह्रस्व ए स्वर हो और उसके बाद क्या हो विसर्ग, उसके बाद क्या हो विसर्ग, मैंने कहा ए और उसके बाद विसर्ग, उसके बाद में के, खे, पे और थे, इनमें से कोई भी वर्ण आ जाता है। वो कह रहा है कि विसर्ग से पहले ए होना चाहिए और विसर्ग के बाद में के, खे, पे, फे होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति होने पर विसर्ग ही रहेगा। पहला तो है विसर्ग ही रहता है और दूसरा है अर्ध विसर्ग हो जाएगा। दूसरा क्या अर्ध विसर्ग हो जाएगा, अर्ध विसर्ग होगा, अर्ध विसर्ग होगा, या तो विसर्ग ही रहेगा या अर्ध विसर्ग होगा। लेकिन हम अर्ध विसर्ग क्यों नहीं लगाते हैं इस बात को मैं बताऊंगा बाद में। जैसे कि कहे प्लस करोति, कहे प्लस करोति, तो एक शब्द तो बनेगा क्या कहे करोति, ये तो बना, ये विसर्ग ही शेष रहेगा और दूसरा बनेगा क्या अर्ध विसर्ग लगेगा, कहे करोति, कहे करोति। जैसे कहे खलती, कहे प्लस खलती, एक बन जाएगा कहे खलती, खलती और एक बन जाएगा कहे खलती, दोनों में से कोई सा भी बना सकते हैं। लेकिन हम ये अर्ध विसर्ग वाला शब्द क्यों नहीं लिखते हैं ना, हमारी किताब में कहीं लिखा होता है, क्योंकि नोट लगा के लिख लें, क्योंकि अर्ध विसर्ग का प्रयोग वैदिक संस्कृत में किया जाता था, क्योंकि अर्ध विसर्ग का प्रयोग कहां पर किया जाता था, वैदिक संस्कृत में किया जाता था, वैदिक संस्कृत में किया जाता था। लौकिक संस्कृत में अर्ध विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है और वैदिक संस्कृत में होता है, और लौकिक संस्कृत में अर्ध विसर्ग का प्रयोग नहीं पड़ता। और अब हम वैदिक संस्कृत पढ़ नहीं रहे हैं, हम कौन सी पढ़ते हैं, लौकिक संस्कृत पढ़ते हैं, वो हाँ लौकिक संस्कृत पढ़ते हैं। यदि वैदिक संस्कृत पढ़ रहे हैं तो उसमें अर्ध विसर्ग ऐसा दिखाई देगा, लेकिन लौकिक संस्कृत में अर्ध विसर्ग दिखाई नहीं देगा। अतः वर्तमान में इस प्रकार की स्थिति प्राप्त होने पर विसर्ग का विसर्ग ही रहता है। इसलिए वर्तमान में हम ऐसी स्थिति में हैं, यानी लौकिक संस्कृत की स्थिति में है, तो विसर्ग का विसर्ग ही दिखाई देता है। यानी कि वैदिक संस्कृत में अर्ध विसर्ग दिखाई देगा, लौकिक संस्कृत में अर्ध विसर्ग दिखाई नहीं देता है, और हम लौकिक संस्कृत पढ़ते हैं इसलिए ये अर्ध विसर्ग दिखाई नहीं देता है। जैसे कि प्रातः काले हम पढ़ते हैं, वो प्रातः प्लस काले, अब यदि इसको लौकिक संस्कृत में ये लिखा हुआ मिलता तो इस तरह से मिलता प्रातः काले, और यदि लौकिक संस्कृत में मिलता तो इस तरह से मिलता प्रातः काले। ये तो लौकिक संस्कृत में प्राप्त होगा, ये वैदिक संस्कृत में प्राप्त होगा। समझ में आ गया होगा। उपवो अर्ध विसर्ग के, अर्ध विसर्ग पौ च, यानी के खे पे फे, के दो वर्ण पहला दूसरा, पे के दो वर्ण पहला और दूसरा, पौच लिख रहा है ना द्विवचन में, इसका मतलब दो वर्ण हो गए पे और फे, पौ बना द्विवचन में, द्वंद्व समास हो गया दोनों में। ऐसे ही के में के द्वंद्व समास बनाएंगे तो कौ बनेगा। इसके बाद नमस पुरुषो, अगला सूत्र है नमस पुरुषोर्गत्यौ ह,
नमस्पुरुषोर्गत्यौः नमस्पुरुषोर्गत्यौः, यानी नमः शब्द आ जाए, पुर शब्द आ जाए, नमः शब्द आ जाए, पुर शब्द आ जाए, और उनके बाद क्या आ जाए, क्री धातु से बना कोई भी पद, क्री धातु से बना कोई पद, क्री धातु से बना हुआ कोई भी पद आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में इन विसर्गों के स्थान पर से आदेश करना है। क्या आदेश करना है? से। नमस्पुरुषोर्गत्यौ नमः और नमः और स गत्यौ गति, यानी क्री धातु, नमः के और पुर के बाद में क्री धातु का मेल होने पर, नमः और पुर के बाद में क्री धातु से बने हुए किसी भी पद का मेल होने पर विसर्ग के स्थान पर दंत्य से करना है। कौन सा से करना है? दंत्य से करना है। जैसे कि नमः प्लस कार बराबर नमस्कार, नमः प्लस कार नमस्कार, नमः प्लस कर्ता, नमः प्लस कर्ता नमस्कर्ता। और ऐसे ही पुरः प्लस कृतम, पुरः प्लस कृतम पुरस्कृतम, पुरस्कृतम। वैसे भी देखा जाए तो क्री धातु से बने हुए पद, क्री धातु में क्या आ रहा है और क्या कौन सा है? खर का। क्या कौन सा है? खर का। यहाँ पर अर्ध विसर्ग क्यों नहीं हुआ? भाई हम वैदिक संस्कृत थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम लौकिक संस्कृत पढ़ रहे हैं, और लौकिक संस्कृत यहाँ धातु होनी चाहिए, यहाँ पर धातु होनी चाहिए, जबकि ऊपर ऊपर क्या धातु नहीं थी, ऊपर क्या था? पद था। जैसे प्रातः है प्लस काले, ये पद था। मन है प्लस प्रसाद, ये पद था, प्रसाद पद है। क्री धातु यदि आती है तो विसर्ग के स्थान पर नमः और पुर, दो शब्द बताए हैं, नमः और पुर के बाद में क्री से बना हुआ कोई पद आ गया तो विसर्ग के स्थान पर दंत से आदेश करना है। इसी प्रकार अगला देखें, नमस्पुरुषोर्गत्यौः, नमस्पुरुषोर्गत्यौः। अगला सूत्र पढ़े, सूत्र नंबर अगला, तिर्षोऽन्यतरस्याम्, तिर्षोऽन्यतरस्याम्, तिर्षोऽन्यतरस्याम्। ये क्या कह रहा है भाई? तिर के बाद विसर्ग और क्री धातु से बना हुआ कोई पद, तिर के बाद विसर्ग और उसके बाद क्री धातु से बना कोई पद, कोई पद। तो ऐसी स्थिति में इस विसर्ग को से में परिवर्तित कर देंगे और विकल्प से विसर्ग ही रहेगा। विकल्प से विसर्ग भी रह सकता है और विसर्ग को से में भी परिवर्तित कर देंगे। जैसे कि तिरह प्लस कार, तिरह प्लस कार बराबर तिरस्कार, तिरस्कार। इसी प्रकार से तिरह प्लस कृतम, तिरह प्लस कृतम तिरस्कृतम, तिरस्कृतम। तिर्षोऽन्यतरस्याम्, तिर्षोऽन्यतरस्याम्। तिर के बाद विसर्ग के बाद क्री धातु से बना कोई भी पद तो विसर्ग को से में बदल देंगे, या विकल्प से विसर्ग ही रहेगा। तो विसर्ग ही रहेगा तो बना तिरह कृतम, तिरह कार, तिरह कार और तिरह कृतम, तिरह कृतम। कोई ये नहीं कह सकता कि ये भी गलत है, नहीं, ये भी सही है और तिरस्कार ये भी सही है। अगला देखो,
अधशिरसि पदे, अधस्सि अधशिरसि पदे, अधशिरसि पदे, यानी कि अध होना चाहिए या सिर होना चाहिए और उसके बाद में कोई भी पद होना चाहिए, शब्द होना चाहिए, धातु नहीं शब्द होना चाहिए या पद होना चाहिए। तो इन विसर्गों को से में परिवर्तित कर देंगे या विकल्प से विसर्ग ही रहेगा, विकल्प से विसर्ग ही रहेगा, या तो विकल्प से विसर्ग ही रहेगा या हम विसर्ग को किस में परिवर्तित कर देंगे, से में परिवर्तित कर देंगे। जैसे अधः प्लस पदम, पद शब्द होना चाहिए, अधः प्लस पदम अधस्पदम, अधः प्लस पदम अधस्पदम। ऐसे ही सिरः प्लस पदम, सिरः प्लस पदम बराबर सिरस्पदम। या हम बना सकते हैं अधः पदम, या बना सकते हैं सिरः पदम, ये विकल्प से हैं और ये हैं अधशिरसि पदे सूत्र से। अगला सूत्र देखें, मैंने 3 शब्द बताए, एक बताया नमः, एक बताया पुरः, एक बताया तिरः, एक बताया अधः और सिरः। इन दोनों में क्रिया धातु से बना कोई पद और इसमें पद शब्द आना चाहिए। तो विसर्ग को किस में बदलेंगे, सभी विसर्गों को किस में बदलेंगे, सभी विसर्गों को किस में बदल देंगे, दंत से में परिवर्तित कर देंगे। अगला देखें, अतः क्रकमिकम, अतः क्रकमिकम, अतः क्रकमिकम शंकुशांकुभुपात्रा, शंकु शांकुभुपात्रा, शांकुभुपात्रा कर्णीस्व नव्ययस्य, कर्णीस्य न अध कर्णीस्व नव्ययस्य, व्ययस्य बड़ा सूत्र है। अतः क्रकमिकम शंकुशा। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन 10 साइकिल पर। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इससे पहले के वीडियो में हमने स्वर संधि और हल संधि के बारे में विस्तार से पढ़ लिया था। आज हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। विसर्ग संधि किसके बारे में, विसर्ग संधि के बारे में। विसर्ग संधि की परिभाषा लिखें तो जब विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन वर्ण का मेल हो, किसी स्वर अथवा व्यंजन वर्ण का मेल हो तो वहां विसर्ग संधि मानी जाती है। तो वहां विसर्ग में होने वाले
परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि कहते हैं। मैंने ये कहा कि जब विसर्ग के बाद में किसी स्वर अथवा व्यंजन वर्ण आ जाए तो पूर्व विसर्ग में परिवर्तन होगा और उस परिवर्तन को कहेंगे विसर्ग संधि। जैसे कि मैंने लिखा नमे है प्लस ते, यहाँ विसर्ग में परिवर्तन हो जाएगा, से आदेश हो जाएगा तो बना नमस्ते। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, से आदेश, तब नमस्ते बना। जैसे कि पुनः प्लस च बराबर पुनश्च बना, पुनश्च, ये भी विसर्ग के स्थान पर सरगम वाला से आदेश हुआ है या तालव्य से आदेश हुआ है। इसी प्रकार से मन है प्लस योग, मन है प्लस योग बराबर मनोयोग, मनोयोग, यहाँ पर उत्व विसर्ग संधि है और इस विसर्ग के स्थान पर ओ आदेश हुआ, पहले ऊ होगा बाद में ओ में परिवर्तित हो जाएगा, गुण रूप एक आदेश होगा। तो मैंने कहा कि विसर्ग में परिवर्तन होगा, विसर्ग के बाद या तो स्वर आएगा या व्यंजन वर्ण आएगा। विसर्ग के बाद व्यंजन है, विसर्ग के बाद व्यंजन है, विसर्ग के बाद व्यंजन है। तो विसर्ग के बाद या तो स्वर आए या व्यंजन वर्ण आए तो विसर्ग में परिवर्तन होगा और उस विसर्ग को कहेंगे, उस परिवर्तन को कहेंगे विसर्ग संधि। आगे देखें विसर्ग संधि के भेदों में, तो मुख्य रूप से जो विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि के भेदों को समझें तो विसर्ग संधि में पहली तो है सत्व विसर्ग, भेद समझें भेदा। तो पहली है सत्व विसर्ग, दूसरी है उत्व विसर्ग, तीसरी है सत्व उत्व और रुत्व विसर्ग। उसके बाद चौथे नंबर पर आती है विसर्ग, चौथे नंबर पर विसर्ग लोप संधि आती है और पांचवें नंबर पर विसर्ग लोप दीर्घ संधि आती है। विसर्ग लोप दीर्घ संधि आती है और छठवें नंबर पर अहन शब्द की संधि आती है, अहन शब्द की संधि आती है। तो इस तरह से मेरे मुख्य रूप से तो चार ही भेद हैं, लेकिन विसर्ग लोप दीर्घ संधि ये भी शामिल किया जाता है और अहन शब्द की संधि भी शामिल की जाती है। तो सबसे पहले देखें सत्व विसर्ग संधि को। सत्व विसर्ग संधि में नंबर 1 सत्व विसर्ग संधि, ध्यान से समझेंगे। सत्व विसर्ग संधि, इसका सूत्र है विसर्जनीयस्य सह, सूत्र है विसर्जनीयस्य सह, इसका सूत्र है विसर्जनीयस्य सह, यानी कि विसर्ग के बाद यदि खरवर्ण आ जाते हैं, विसर्ग के बाद यदि खरवर्ण आ जाते हैं तो विसर्ग को स में बदलते हैं। मैंने एक ही से बताया है, विसर्ग के बाद यदि खरवर्ण आ जाते हैं तो विसर्ग को स में बदलते हैं। विसर्ग के बाद यदि च छ आ जाते हैं, खर में कौन कौन से वर्ण आते हैं, खर में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ख फ छ ठ ठ च ट त व और क प य स स और र, ये वर्ण खर में शामिल किए जाते हैं। इन्हीं वर्णों में से यदि विसर्ग के बाद च छ आ जाता है, विसर्ग के बाद च छ आ जाता है तो विसर्ग से नियस्य से विसर्ग के स्थान पर स होता है, जो कि बाद में स्तो इष्टुना सूत्र से, स्तो इष्टुना इष्टु इस सूत्र से स को सरगम वाले स में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसके बाद में
उसके बाद में 3 नंबर में देखें तो विसर्ग के बाद यदि ट और ठ आते हैं तो विसर्ग को स में बदलते हैं, लेकिन बाद में इष्टुना इष्टु से इस स को बदलते हैं तालव्य उस मूर्धन्य स में परिवर्तित कर देते हैं। उदाहरणों से समझें, जैसे कि पहला बताया मैंने नमः प्लस ते, पहला बताया नमः प्लस ते, विसर्ग के बाद खरवर्ण आ रहे हैं और खरवर्ण में मैंने जो लिखाए हैं इनको छोड़कर यदि आ रहे हैं तो उस स्थिति में विसर्ग को स में बदल देंगे। अब देखो च छ आ रहा है, ट ठ आ रहा है, यहाँ पर इन चारों में से एक भी नहीं है, इस तय वर्ण है, तय आ रहा है इसमें ये ना, इसलिए इससे पहले विसर्ग के स्थान पर स आदेश कर देंगे और शब्द बनेगा नमस्ते। इसी प्रकार यदि हम देखें धनु प्लस टंकार, धनु प्लस टंकार लिखें, अब विसर्ग के बाद ट आ रहा है, ट आ रहा है तो विसर्ग पहले स में बदलेगा, फिर इष्टु सूत्र से स को मूर्धन्य स में बदल देंगे। तो पहला बना धनुष प्लस टंकार, अब बाद में इष्टुना लगा करके और शब्द बन जाएगा धनुष टंकार, धनुष टंकार। आगे देखें जैसे कि पुनः प्लस च, पुनः प्लस च, विसर्ग के बाद च आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य से हो जाएगा पुनश्च बना। इसी प्रकार से सिरह प्लस त्राणम, सिरह प्लस त्राणम, तय आ रहा है विसर्ग के बाद में तो बना शिरस्त्राणम, शिरस्त्राणम। किससे कर बसा रही हो विसर्जनीय है से पहले से आदेश होगा, अब इष्टुना सूत्र लगेगा उससे भी यहाँ से ही आदेश होगा, यानी लगेगा ही नहीं है सूत्र। यदि इसके बाद में ट आ जाता है च आ जाता है तो इष्टुना लगेगा, ट आ जाता है तो, और यदि च आ जाता है तो इष्टुना सूत्र लगेगा। जैसे कि ज्योति प्लस चक्रम, ज्योति प्लस चक्रम बराबर ज्योतिष चक्रम, ज्योतिष चक्रम। यहाँ पर भी से आदेश सलगम वाला से आदेश होगा क्योंकि बाद में क्या रहा है च। तो मैंने एक बात याद रखो, एक बात बताई कि विसर्ग के बाद में यदि खर आते हैं, विसर्ग के बाद में दूसरी बात बताई छ आते हैं, तीसरी बात बताई विसर्ग के बाद में ठ आते हैं, यानी कि इनको छोड़कर इनमें से कोई सा भी आ जाए। खरवर्ण मैंने बता दिए थे कौन से होते हैं, ख ख छ ठ थ च ट त व क प य स स सर और हल। तो इनको छोड़कर कोई से आते हैं तो विसर्ग के स्थान पर स करना है, और यदि विसर्ग के बाद में ये आते हैं तो सरगम वाला स करना है, और टेठ आते हैं तो मूर्धन्य से आदेश करना है विसर्ग के स्थान पर। अगला सूत्र है, अगला सूत्र है वासरी, अगला सूत्र है वासरी, और ये कह रहा है कि विसर्ग के बाद सर आ जाते हैं, विसर्ग के बाद में सर आ जाते हैं। अब सर कौन से सर हैं, स और स, ये सर हैं। विसर्ग के बाद सर आ जाते हैं तो विकल्प से विसर्ग ही रहता है, यानी कि विसर्ग के बाद सर आ जाते हैं तो विसर्ग के स्थान पर सर ही होता है, या विकल्प से विकल्प से विकल्प से विसर्ग ही रहता है, या विकल्प से विसर्ग ही रहता है। ये वासरी सूत्र कह रहा है कि विसर्ग के बाद सर आने पर, यानी इनमें से कोई भी आने पर विसर्ग के स्थान पर सर ही आदेश हो जाता है। सर क्या मतलब,
से और से ही आदेश हो जाएगा, यानी बाद में से आएगा तो से हो जाएगा, ये मूर्धन्य से आएगा तो मूर्धन्य से हो जाएगा, तालव्य से आएगा तो तालव्य से हो जाएगा। जैसे यशः प्लस शरीरम, जैसे यशः प्लस शरीरम, यशः प्लस शरीरम। अब इसके दो रूप बनेंगे, या तो विसर्ग ही रहने देंगे या विसर्ग के स्थान पर तालव्य से कर देंगे। तो बना यशस् शरीरम, यशस् शरीरम, और या बनेगा यशः शरीरम। ये तो बना किससे, विकल्प से, और ये बना इस वासरी सूत्र से। जैसे कि दूसरा देखें, चतुः प्लस षष्ठी, चतुः प्लस षष्ठी बराबर चतुष, बाद में मूर्धन्य से है तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य से हो जाएगा चतुष्षष्ठी, या बनेगा चतुः षष्ठी। ये विकल्प से है और ये वासरी सूत्र से है। तो ये वासरी सूत्र कह रहा है कि विसर्ग के बाद में सरवर्ण आने पर विसर्ग के स्थान पर सर ही आदेश हो जाता है, यानी कि विसर्ग के स्थान पर तीनों से में से पश्चात बाद में आने वाले शब्द के पहले कौन सा से है, उसके आधार पर विसर्ग के स्थान पर वही से आदेश हो जाएगा। यानी मान लीजिए विसर्ग के बाद में से आ रहा है तो इस विसर्ग के स्थान पर सरगम वाला ही से करेंगे। मान लीजिए विसर्ग के बाद ये से आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य से करेंगे। मान लीजिए विसर्ग के बाद में दंत से आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पर दंत से ही आदेश करेंगे। और दो स्थितियां हैं, विसर्ग के स्थान पर तालव्य से, विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य से, विसर्ग के स्थान पर दंत्य से, या विसर्ग ही रहने देंगे विकल्प से। तो वासरी सूत्र समझ में आ गया होगा। विसर्ग के स्थान पर क्या करना है, से आदेश करना है। इसके बाद अगला सूत्र है सरपरे विसर्जनीय, सरपरे अगला सूत्र है सरपरे विसर्जनीय, विसर्जनीय, सरपरे विसर्जनीय। ये कह रहा है कि विसर्ग के बाद खर आ जाए। तो वही बात आ रही है पहली वाली, विसर्ग के बाद क्या आ जाए, खर, और उसके बाद क्या आ जाए, सर आ जाए। विसर्ग के बाद खर आ जाए और विसर्ग के बाद सर आ जाए। जब किसी विसर्ग के बाद में खर और खर के परे सर आए तो विसर्ग में ही रहेगा। जैसे कि कहे प्लस सरुहु। मैंने एक बात याद रखो, मैंने कहा कि खर आने पर विसर्ग को श में बदल देते हैं, लेकिन खर आ जाए और विसर्ग के बाद तो खर के बाद में सर आ रहा हो, जैसे कि ये तो खर है आधा, तय क्या है, खर, और खर के बाद में क्या आ रहा है, स, ये क्या है, सर। तो ऐसी स्थिति में विसर्ग ही रहेगा। खर के सर आए तो विसर्ग में ही रहेगा, विसर्ग में परिवर्तन नहीं करना है, से नहीं करना है। तो ये बनेगा कैत सरू, क्या बना, कैत सरू बना, कैत सरू ही बनेगा। धना धनः शोभनः, धना धनः शोभनः, धना धनः शोभनः। अब ये आ रहा है क्या, खर आ रहा है, क्या आ रहा है, इसमें क्या में आ रहा है ना, खर, ये खर है, और उसके बाद क्या बोल रहा है, से बोल रहा है, से क्या है, सर है। इसी में क और से से बनाए शो, क और से बनाए श। तो क्या आ रहा है, पहले खर आ रहा है, बाद में क्या आ रहा है, सर। अब विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे और शब्द बनेगा धना धनः शोभनः, धना धनः शोभनः। एक बात विशेष रूप से याद रखें कि विसर्ग के बाद खर आ रहा हो तो तीनों से आदेश होते हैं, दंत्य से, मूर्धन्य से और तालव्य से। लेकिन खर के बाद यदि सर आ रहा हो, लेकिन खर के बाद यदि क्या आ रहा हो,
सर आ रहा हो तब विसर्ग में परिवर्तन नहीं करना है, विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा। ये कौन कह रहा है? सर परे विसर्जनीय, सर परे विसर्जनीय, सर परे विसर्जनीय। सर परे, सर का मतलब सर परे होने पर विसर्जनीय विसर्ग ही रहता है। सर परे, सर परे इसका मतलब है सर परे, सर प्रत्याहार परे रहने पर, किसके परे रहने पर? खर के परे रहने पर। सर, खर प्लस सर आ जाए, खर मैंने बता दिया, ख फ छ ठ थ च ट त ब त ब य स स सर हल, स स सर यहाँ तक है क्या है? खर, और उसके बाद आ जाए सर, स स सर, स स स ये आ जाते हैं, खर के बाद में सर आ जाता है, तब विसर्ग में परिवर्तन नहीं करना है, विसर्ग का विसर्ग ही आदेश रहेगा। अगला देखिए, अगला वार्तिक है, खर परे सरी व विसर्ज लोपो वक्तव्यम। वार्तिक, वार्तिक है खर परे, खर परे, खर परे सरी व, सरी व, खर परे सरी व विसर्ग लोपो वक्तव्यम, विसर्ग लोपो वक्तव्यम, विसर्ग लोपो वक्तव्यम। खर परे सरी व विसर्ग लोपो वक्तव्यम, खर परे सरी व विसर्ग लोपो वक्तव्यम। इसका मतलब ये है कि विसर्ग हो पहले, पहले क्या हो? पहले क्या हो? विसर्ग, और विसर्ग के बाद क्या आ जाए? सर, उल्टा हो जाए। पहले मैंने उसी ऐसा बताया था, खर पहले और सर बाद में, अब खर पहले, सर पहले और खर बाद में आ जाए, वैसी स्थिति हो तो विसर्ग के बाद सर खर वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर स स स आदेश होता है। ऐसी स्थिति होने पर, यानी विसर्ग के बाद खर और खर के बाद यदि सर आता है, तब इस विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा। लेकिन खर, लेकिन ये जो सर पहले आ जाए और खर बाद में चला जाए, सर पहले और खर बाद में चला जाए, तब विसर्ग के स्थान पर सर ही आदेश करना है। जैसे कि उदाहरण से समझें, राम प्लस स्थाता, राम प्लस स्थाता। अब बता दीजिए मुझे, पहले सर आ रहा है और बाद में क्या आ रहा है? खर, खर में तो है ख फ छ ठ थ आ रहा है ना, ये खर है और ये सर है, तब इस विसर्ग के स्थान पर सर ही आदेश करेंगे। बाद में ये वाला से है, इसलिए विसर्ग के स्थान पर दंत्य से ही आदेश करेंगे, तो बन जाएगा रामस था, रामस, हाँ दो से बन जाएंगे, रामस था। अब वासरी सूत्र क्या कह रहा है? वासरी सूत्र ने क्या कहा था, एक बार समझिए कि वासरी सूत्र ये कह रहा था कि विसर्ग के बाद में स स स आ जाता है तो विसर्ग के स्थान पर स कर देते हैं विकल्प, और विकल्प से विसर्ग ही रहेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर वासरी सूत्र भी लग रहा है ना, वासरी सूत्र लग रहा है, यानी कि विसर्ग के बाद सर आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग भी छोड़ते हैं। ये तो हो जाएगा किससे? ये तो हो जाएगा खर परे खरी व विसर्ग लोपो वक्तव्यम। अब यदि हम इसी को बनाए राम स्थाता, तो बना वासरी से, तो वासरी सूत्र लगा, और राम, राम स्थाता, ये तो बन गया विसर्ग, विसर्जनीय से सहसे, ये तो बना विसर्ज, विसर्जनीयस्य सहसे, और ये क्या कह रहा है कि विसर्ग के स्थान पर सही आदेश करेंगे। और खर परे सरीवा से बना रामस्थाता, ये किससे बना? ये बना इस वाक्य से, खर परे सरीवा
खर परे होने पर सरीवा सरी के विसर्ग लोप हो वक्तव्यम, विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग का क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। लेकिन ऐसे नहीं करेंगे कि डायरेक्ट विसर्ग का लोप, पहले तो करेंगे सब, फिर इस से का लोप कर देंगे। किससे, खर परे सरीवा विसर्ग लोपो वक्तव्यम से। पहले तो स करेंगे और स के बाद में उस स का लोप कर देंगे। ये कह रहा है विसर्ग लोपो वक्तव्यम, विसर्ग का लोप कर देते हैं, यानी कि सर आ जाए और उसके बाद में खर आ जाए तो विसर्ग का लोप कर देंगे। खर आ जाए और बाद में सर आ जाए तो उस स्थिति में विसर्ग विसर्ग में ही रहेगा, लोप नहीं होगा। जैसे कि अगले देखें, अंतः प्लस स्थः। सबसे पहले अंतः स्थः, सबसे पहले लिखेंगे विसर्जनीयस्य सह से विसर्ग को किसमें बदल देंगे, अंतस्थः, बदल गया। अब लिखेंगे खर परे सरीवा विसर्ग लोपो वक्तव्यम, विसर्ग लोपोह वक्तव्यम, विसर्ग लोपोह वक्तव्यम से जो ये विसर्ग आ रहा है, इस विसर्ग का हमने से किया, इसका लोप कर देंगे तो बना अंतस्थ। अब वासरी सूत्र क्या कह रहा है, वासरी सूत्र ये कह रहा है कि यदि हम इसमें वासरी सूत्र लगाएं तो विकल्प से विसर्ग ही रहेगा, विकल्प से विसर्ग ही रहेगा और से आदेश भी करवाता है। तो वासरी सूत्र लगाते हैं तो भी अंतस्थ बनता है, और विसर्जनीय से लगाते हैं तो भी अंतस्थ बनता है। लेकिन वासरी सूत्र दो का प्रत्यारोपण करता है, एक तो बनाता है विकल्प, और विकल्प बनाएगा तो क्या बनेगा, अंतःस्थ, विकल्प बनाएगा तो अंतःस्थ। और यदि वासरी सूत्र ही लग करके शब्द बनता है तब बन जाएगा अंतस्थ। फिर इसमें लग जाएगा खर परे सरीवा से, इस से का लोप हो जाएगा और शब्द बनेगा अंतस्थ। अगला देखें, अगला सूत्र है कुपवो। अगला सूत्र देखें, कुपवो, कुपवो अर्धविसर्ग के, फिर अर्धविसर्ग पौच, कुपवो अर्धविसर्ग के, अर्धविसर्ग पौच। ये अर्धविसर्ग आधे विसर्ग है, पूरा विसर्ग तो ऐसे बनता है, पूरा विसर्ग तो ये हो गया अर्ध विसर्ग, ये आधा और ये आधा, और ये क्या है, अर्ध विसर्ग, आधा विसर्ग। ह्रस्व ए स्वर हो, पहले क्या हो, ह्रस्व ए स्वर हो, ह्रस्व ए स्वर हो, और उसके बाद क्या हो, विसर्ग, उसके बाद क्या हो, विसर्ग। मैंने कहा ए और उसके बाद विसर्ग, उसके बाद में के, खे, पे और थे, इनमें से कोई भी वर्ण आ जाता है। वो कह रहा है कि विसर्ग से पहले ए होना चाहिए और विसर्ग के बाद में के, खे, पे, फे होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति होने पर विसर्ग ही रहेगा। पहला तो है विसर्ग ही रहता है, और दूसरा है अर्ध विसर्ग हो जाएगा। दूसरा क्या, अर्ध विसर्ग हो जाएगा, अर्ध विसर्ग होगा, अर्ध विसर्ग होगा, या तो विसर्ग ही रहेगा या अर्ध विसर्ग होगा। लेकिन हम अर्ध विसर्ग क्यों नहीं लगाते हैं, इस बात को मैं बताऊंगा बाद में। जैसे कि कहे प्लस करोति, कहे प्लस करोति, तो
एक शब्द तो बनेगा क्या, कह करोति, एक तो बना ये, विसर्ग ही शेष रहेगा, और दूसरा बनेगा क्या, अर्ध विसर्ग लगेगा, कह करोति, कह करोति। जैसे कह खनति, कह प्लस खनति, एक बन जाएगा कह खनति, खनति, और एक बन जाएगा कह खनति। दोनों में से कोई सा भी बना सकते हैं, लेकिन हम ये अर्ध विसर्ग वाला शब्द क्यों नहीं लिखते हैं ना, हमारी किताब में कहीं लिखा होता है, क्योंकि नोट लगा के लिख लें, क्योंकि अर्ध विसर्ग का प्रयोग वैदिक संस्कृत में किया जाता था, क्योंकि अर्ध विसर्ग का प्रयोग कहाँ पर किया जाता था, वैदिक संस्कृत में किया जाता था, वैदिक संस्कृत में किया जाता था। लौकिक संस्कृत में अर्ध विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, और वैदिक संस्कृत में होता है, और लौकिक संस्कृत में अर्ध विसर्ग का प्रयोग नहीं पड़ता। और अब हम वैदिक संस्कृत पढ़ नहीं रहे हैं, हम कौन सी पढ़ते हैं, लौकिक संस्कृत पढ़ते हैं, वो हाँ लौकिक संस्कृत पढ़ते हैं। यदि वैदिक संस्कृत पढ़ रहे हैं तो उसमें अर्ध विसर्ग ऐसा दिखाई देगा, लेकिन लौकिक संस्कृत में अर्ध विसर्ग दिखाई नहीं देगा। अतः वर्तमान में इस प्रकार की स्थिति प्राप्त होने पर विसर्ग का विसर्ग ही रहता है। इसलिए वर्तमान में हम ऐसी स्थिति में हैं, यानी लौकिक संस्कृत की स्थिति में है, तो विसर्ग का विसर्ग ही दिखाई देता है। यानी कि वैदिक संस्कृत में अर्ध विसर्ग दिखाई देगा, लौकिक संस्कृत में अर्ध विसर्ग दिखाई नहीं देता है, और हम लौकिक संस्कृत पढ़ते हैं, इसलिए ये अर्ध विसर्ग दिखाई नहीं देता है। जैसे कि प्रातः काले हम पढ़ते हैं, वो प्रातः प्लस काले। अब यदि इसको लौकिक संस्कृत में ये लिखा हुआ मिलता तो इस तरह से मिलता, प्रातः काले, और यदि लौकिक संस्कृत में मिलता तो इस तरह से मिलता, प्रातः काले। ये तो लौकिक संस्कृत में प्राप्त होगा, ये वैदिक संस्कृत में प्राप्त होगा। समझ में आ गया होगा। उपवो अर्ध विसर्ग के अर्ध विसर्ग पौ च, यानी के खे पे फे, के दो वर्ण, पहला दूसरा, पे के दो वर्ण, पहला और दूसरा। पौच लिख रहा है ना द्विवचन में, इसका मतलब दो वर्ण हो गए, पे और फे, पौ बना द्विवचन में, द्वंद्व समास हो गया दोनों में। ऐसे ही के में के द्वंद्व समास बनाएंगे तो कौ बनेगा। इसके बाद नमस पुरुषो, अगला सूत्र है नमस पुरुषोर्गत्यौ, नमस पुरुषोर्गत्यौः, यानी नम है शब्द आ जाए, पुर शब्द आ जाए, नम है शब्द आ जाए, पुर शब्द आ जाए, तो उनके बाद क्या आ जाए, क्री धातु से बना कोई भी पद, क्री धातु से बना कोई पद, क्री धातु से बना हुआ कोई भी पद आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में इन विसर्गों के स्थान पर से आदेश करना है। क्या आदेश करना है, से। नमः पुरुषोर्गत्यौ, नमः पुरुष गत्यौ, गति, यानी क्री धातु, नमः के और पुर के बाद में क्री धातु का मेल होने पर, नमः और पुर के बाद में क्री धातु से बने हुए किसी भी पद का मेल होने पर विसर्ग के स्थान पर दंत्य से करना है। कौन सा से करना है, दंत्य से करना है। जैसे कि नमः प्लस कार बराबर नमस्कार, नमः प्लस कार नमस्कार, नमः प्लस कर्ता
नमः प्लस कर्ता नमस्कर्ता। और ऐसे ही पुरः प्लस कृतम पुरः प्लस कृतम पुरस्कृतम पुरस्कृतम। वैसे भी देखा जाए तो क्री धातु से बने हुए पद क्री धातु में क्या आ रहा है और क्या कौन सा है? खर का। क्या कौन सा है? खर का। यहाँ पर अर्ध विसर्ग क्यों नहीं हुआ? भाई हम वैदिक संस्कृत थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम लौकिक संस्कृत पढ़ रहे हैं। और लौकिक संस्कृत यहाँ धातु होनी चाहिए, यहाँ पर धातु होनी चाहिए। जबकि ऊपर ऊपर क्या धातु नहीं थी, ऊपर क्या था? पद था। जैसे प्रातः है प्लस काले, ये पद था। मन है प्लस प्रसाद, ये पद था। प्रसाद पद है। क्री धातु यदि आती है तो विसर्ग के स्थान पर नमः और पुर, दो शब्द बताए हैं। नमः और पुर के बाद में क्री से बना हुआ कोई पद आ गया तो विसर्ग के स्थान पर दंत से आदेश करना है। इसी प्रकार अगला देखें, नमस्पुर नमस्पुरुषोर्गत्यौः नमस्पुरुषोर्गत्यौः। अगला सूत्र पढ़े, सूत्र नंबर अगला। तिर्षोऽन्यतरस्यां तिर्षोऽन्यतरस्यां तिर्षोऽन्यतरस्यां। ये क्या कह रहा है भाई? तिर के बाद विसर्ग और क्री धातु से बना हुआ कोई पद, तिर के बाद विसर्ग और उसके बाद क्री धातु से बना कोई पद, कोई पद। तो ऐसी स्थिति में इस विसर्ग को से में परिवर्तित कर देंगे और विकल्प से विसर्ग ही रहेगा। विकल्प से विसर्ग भी रह सकता है और विसर्ग को से में भी परिवर्तित कर देंगे। जैसे कि तिरह प्लस कार, तिरह प्लस कार बराबर तिरस्कार, तिरस्कार। इसी प्रकार से तिरह प्लस कृतम, तिरह प्लस कृतम तिरस्कृतम, तिरस्कृतम। तिर्षोऽन्यतरस्यां तिर के बाद विसर्ग के बाद क्री धातु से बना कोई भी पद तो विसर्ग को से में बदल देंगे या विकल्प से विसर्ग ही रहेगा। तो विसर्ग ही रहेगा तो बना तिरह कृतम, तिरह कार, तिरह कार और तिरह कृतम, तिरह कृतम। कोई ये नहीं कह सकता कि ये भी गलत है, नहीं, ये भी सही है और तिरस्कार ये भी सही है। अगला देखो, अधस्सिरसि पदे, अधस्सि अधस्सिरसि पदे, अधस्सिरसि पदे यानी कि अध होना चाहिए या सिर होना चाहिए और उसके बाद में कोई भी पद होना चाहिए, शब्द होना चाहिए, धातु नहीं, शब्द होना चाहिए या पद होना चाहिए। तो इन विसर्गों को से में परिवर्तित कर देंगे या विकल्प से विसर्ग ही रहेगा, विकल्प से विसर्ग ही रहेगा। या तो विकल्प से विसर्ग ही रहेगा या हम विसर्ग को किस में परिवर्तित कर देंगे? से में परिवर्तित कर देंगे। जैसे अधः प्लस पदम, पद शब्द होना चाहिए, अधः प्लस पदम अधस्पदम, अधः प्लस पदम अधस्पदम। ऐसे ही सिरह प्लस पदम, सिरह प्लस पदम बराबर सिरस पदम। या हम बना सकते हैं
अधः पदम, या बना सकते हैं शिरः पदम, ये विकल्प से हैं और ये हैं अधस्य रसि पदे सूत्र से। अगला सूत्र देखें, मैंने 3 शब्द बताए, एक बताया नमः, एक बताया पुरः, एक बताया तिरः, एक बताया अधः और शिरः। इन दोनों में क्रिया बन धातु से बना कोई पद, और इसमें पद शब्द आना चाहिए। तो विसर्ग को किस में बदलेंगे? सभी विसर्गों को किस में बदलेंगे? सभी विसर्गों को किस में बदल देंगे? दंत्य से में परिवर्तित कर देंगे। अगला देखें, अतः क्रकमिकम, अतः क्रकमिकम, अतः क्रकमिकम शंकुशांकुभुपात्रा, शंकु शांकुभुपात्रा, शांकुभुपात्रा कर्णीस्व नव्ययस्य, कर्णीस्य न अद, कर्णीस्व नव्ययस्य, व्ययस्य। बड़ा सूत्र है। अतः क्रकमिकं शंकुशा